दोस्तों, प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में आप सबका पुनः स्वागत है। दोस्तों, आज के इवेंट में हम अपना अगला प्रैक्टिस सेट जो समान अध्ययन हेतु है, बेसिकली रेलवे एग्ज़ाम के लिए और उसके अलावा अन्य जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपना प्रैक्टिस नंबर 22। तो इसका पहला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। आपको बताना है कि निम्नलिखित आंदोलनों में से किससे गांधी जी संबंधित नहीं थे। विकल्प ए है खिलाफत आंदोलन, विकल्प बी है वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन, विकल्प सी है भारत छोड़ो आंदोलन और विकल्प डी है स्वदेशी आंदोलन। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है विकल्प डी, यानी स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। बाकी खिलाफत आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, तीनों आंदोलनों से गांधी जी गहन रूप से जुड़े हुए थे। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन बेसिकली 1905 में तब शुरू हुआ जब भंग किया गया, यानी बंगाल का विभाजन किया गया। ये बंगाल का विभाजन कर्जन द्वारा किया गया था। तो उस समय स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ, विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। उस समय गांधी जी भारत में नहीं थे, दक्षिण अफ्रीका में थे। आपको बता दें, खिलाफत आंदोलन 1919 और 20 में चला ये, और जो वैयक्तिक सत्याग्रह आंदोलन था, ये सबसे पहले जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ किया गया था और इसमें नारा दिया था गांधी जी ने, करो या मरो का नारा इसी आंदोलन के दौरान दिया था, करो या मरो। तो याद रखें, करो या मरो का आंदोलन गांधी जी ने दिया था और भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था। दूसरा सवाल है, 1915-16 में 2 होम रूल आंदोलन जो लीग स्थापित किए गए वो किन के नेतृत्व में आरंभ की गई। तो आपको बताना है, विकल्प ए है तिलक एवं एनी बेसेंट के, विकल्प बी है तिलक एवं अरविंद घोष के, विकल्प सी है तिलक एवं लाला लाजपत राय के और विकल्प डी है तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल के। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प ए, यानी तिलक एवं एनी बेसेंट के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग जो 1915 और 16 में स्थापित किए गए थे, उनका नेतृत्व इन्होंने किया था। आपको बता दें कि तिलक ने पहले होम रूल आंदोलन की स्थापना की अप्रैल 1915 में इन्होंने की, और 1915 में ही, लेकिन नवंबर में एनी बेसेंट ने होम रूल की स्थापना की। इनका उद्देश्य था कि हम भारत में स्वशासन पाएंगे। अगला सवाल है तीसरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को निम्नलिखित में से किसने हत्या की। आपको बताना है किसने जनरल डायर की हत्या की, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके लिए जिम्मेदार था। तो विकल्प ए है पृथ्वी सिंह आज़ाद, विकल्प बी है मोहन सिंह जोश, विकल्प सी है ऊधम सिंह और विकल्प डी है सरदार किशन सिंह। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका सही विकल्प है विकल्प सी, यानी ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर की 1940 में लंदन में इन्होंने इनकी हत्या कर दी। आपको बता दें, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुआ था। जलियांवाला जो बाग है वो पंजाब में है। यहाँ हुआ क्या था कि जो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी अंग्रेजों ने कर ली थी। तो इनके विरोध में जलियांवाला बाग जो था वहाँ पे कई लोग जमा हो गए। तो वहाँ पे जो ये जनरल डायर थे, उन्होंने सीधे गोली चलाने का आदेश दे दिया और कई हजार लोगों की मृत्यु हो गई। चौथा सवाल है, इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है। आपको बताना है कौन सी ठंडी धारा नहीं है। विकल्प ए है लेब्राडोर, विकल्प बी है किनारी, विकल्प सी है फाकलैंड और विकल्प डी है गल्फ स्ट्रीम। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? दोस्तों, विकल्प डी, यानी कि गल्फ स्ट्रीम ठंडी धारा नहीं है, ये एक गर्म धारा है। गर्म धारा है जो बेसिकली उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है। गल्फ स्ट्रीम के अलावा लेब्राडोर, किनारी और फाकलैंड तीनों ही समुद्री जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं हैं। पांचवा सवाल है, कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। विकल्प ए है ओहांगो नदी, विकल्प बी है नील नदी, विकल्प सी है इरावदी नदी और विकल्प डी है मिसिसिपी नदी। तो दिए गए नदियों में से आपको बताना है कि कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा?
इसका सही विकल्प है विकल्प बी, यानी कि नील नदी दिए गए नदियों में से सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। यह बात बता दें कि दुनिया की सबसे जो लंबी नदी है वो नील नदी ही है। नील नदी, मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, क्योंकि नील नदी मिस्र के आसपास बहुत सारी गाद जमा कर देती है, जो किसानों के लिए उपजाऊ ज़मीन का आधार बनती है। आपको बता दें ओहांगो नदी चीन में बहती है, चीन में ओहांगो नदी बहती है। इसको चीन का शोक भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कई मोड़दार रास्ता होने की वजह से बाढ़ आ जाती है। और साथ ही आपको बता दें जहाँ से ये ओहांगो नदी बहती है वहाँ पे पीली मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण नदी का जो पानी है वो येलो कलर का हो जाता है, तो पीली नदी के नाम से भी इसको जानते हैं। इरावदी की बात करें तो इरावदी म्यांमार में बहती है। और मिसिसिपी नदी की बात करें तो ये मैक्सिको की नदी है, मिसिसिपी मिसौरी नदी। आपको बता दें कि अगर दुनिया में एक कई डेल्टा कई टाइप के होते हैं, तो अगर आ जाए कि पंजाकार डेल्टा कौन सी नदी बनाती है तो वो है मिसिसिपी नदी। छठा सवाल है निम्नांकित में से किस देश का कहवा उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान है? कॉफी उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान किसका है? विकल्प ए है इंडोनेशिया, विकल्प बी है मलेशिया, विकल्प सी है थाईलैंड और विकल्प डी है वियतनाम। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प ए, यानी कि इंडोनेशिया विश्व में कहवा उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। सातवां सवाल है किसी मामले में कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए जो हाई कोर्ट होते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लेख यानी कि रिट जारी कर सकता है? तो विकल्प ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण, विकल्प बी है प्रतिषेध, विकल्प सी है अधिकार परीक्षा और विकल्प डी है उत्प्रेषण। आपको बताना है कि कानूनी कार्रवाई रोकने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लेख जारी किया जा सकता है? तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? विकल्प डी, यानी उत्प्रेषण। ये जो रिट है उत्प्रेषण, ये इसलिए जारी की जाती है हाई कोर्ट द्वारा ताकि कानूनी कार्रवाई को रोका जा सके। ये अपनी नीचे की जो भी न्यायालय व्यवस्था है उससे आदेश देती है कि आप कृपया इस पे संज्ञान न लें, इस कानूनी कार्रवाई को रोककर हमारे पास भेजें, हम उसमें जो संवैधानिक चीज़ें हैं उनका सॉल्यूशन करके आपको पुनः लौटा सकते हैं। आठवां सवाल है भारतीय संविधान के 13वें अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसकी सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? विकल्प ए है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, विकल्प बी है मौलिक अधिकार, विकल्प बी है मौलिक कर्तव्य, विकल्प सी है मौलिक अधिकार और विकल्प डी है उपर्युक्त सभी। तो आपको बताना है 13वें अनुच्छेद का जो मुख्य उद्देश्य है वो किसकी सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो इसका विकल्प ए, यानी कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित करने के लिए जो अनुच्छेद 13 है उसमें प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई राज्य नीति निर्देशक तत्वों को एक्टिव करने के लिए ऐसा कुछ काम करता है तो इस तरीके के काम मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कहा जाएगा। दोस्तों हमारे संविधान में भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। मौलिक अधिकारों का वर्णन 13 से लगा के 35 तक है, ये याद रखिए। 13 से 35 अनुच्छेद है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इसमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद जो है वो 51 का में दिया गया है। इसका भाग है भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, उसका एक ही अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। ये जो है 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था, 42वां अमेंडमेंट संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 9वां सवाल है निम्नांकित में से किस संविधान में राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन एवं उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान है, ये बताना है आपको। विकल्प ए है फ्रांस का प्रावधान, विकल्प बी है मतलब फ्रांस का संविधान, विकल्प बी है भारत का संविधान, विकल्प सी है कनाडा का संविधान और विकल्प डी है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। आपको बताना है किस संविधान में राज्याध्यक्ष के लिए निर्वाचन और उत्तराधिकार दोनों का प्रावधान किया गया है। तो इसका सही विकल्प बताना है। तो जो दोस्तों विकल्प बी यानी भारत के संविधान में इस तरीके की व्यवस्था की गई है। 10वां सवाल है किसी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन किसके तट से उसके तट से कितनी दूरी पर है, आपको बताना है। भारत में जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, वो तट से कितनी दूरी तक होता है। तो आपका विकल्प है 120 किलोमीटर, दूसरा है 220 किलोमीटर, विकल्प सी है 320 किलोमीटर और विकल्प डी है 20 किलोमीटर। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? इसका विकल्प सी
यानी 320 किलोमीटर सही विकल्प है। जो कोस्टल एरिया से EEZ होता है वो EEZ से 320 किलोमीटर दूर तक होता है। 11वां सवाल है, विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 में इस नीति का कितने वर्षों बाद मध्यावधि समीक्षा के लिए बोला गया है। जो विदेश व्यापार नीति भारतीय सरकार ने घोषणा की है 2015 से 20 के लिए, उसको कितने समय के बाद मध्यावधि समीक्षा के लिए उसमें बोला गया है। तो विकल्प ए है 1 साल, विकल्प बी है 2 साल, विकल्प सी है 2.5 साल, विकल्प डी है 3 साल। तो इसका सही विकल्प होगा दोस्तों विकल्प सी, यानी कि 2.5 साल बाद मध्यावधि समीक्षा के लिए इसमें बोला गया है। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय भारत का एक आधारभूत उद्योग नहीं है। ये जो सेट दिया गया है इनमें से आपको बताना है कि जो आधारभूत उद्योग हैं उनका सेट कौन सा नहीं है। तो दोस्तों विकल्प ए है कोयला, सीमेंट और लौह इस्पात, विकल्प बी है कोयला, कच्चा तेल और बिजली, विकल्प सी है तेल परिशोधन, कच्चा तेल और कोयला, विकल्प डी है कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और तेल परिशोधन। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा, विकल्प डी, यानी कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और तेल परिशोधन। ये समुच्चय जो है ये एक आधारभूत उद्योग का समुच्चय नहीं है। आपको बता दें आधारभूत उद्योग में 8 चीज़ों को शामिल किया जाता है। उनमें से कुछ चीज़ें जो यहाँ पे आपके ABC विकल्प में दी गई हैं ये शामिल होती हैं, बाकी के ये वाला समुच्चय उसमें शामिल नहीं है। 13वां सवाल है, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया कहलाती है। उड़ने से रोकने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। विकल्प ए ब्रेलिंग, विकल्प बी डीबीकिंग, विकल्प सी डबिंग, विकल्प डी पेकिंग। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा। इसका सही विकल्प है दोस्तों विकल्प ए, यानी ब्रेलिंग। पक्षियों को जो उड़ने से रोकने की प्रक्रिया होती है उसको ब्रेलिंग बोलते हैं। 14वां सवाल है, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र आर्टिफिशियल इकोसिस्टम निरूपित किया जाता है। मतलब नीचे दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। विकल्प ए है मत्स्य पालन टंकी द्वारा, विकल्प बी कृषि भूमि द्वारा, विकल्प सी चिड़ियाघर द्वारा, विकल्प डी जल जीवशाला द्वारा। तो इसका दोस्तों सही विकल्प होगा विकल्प डी, यानी जल जीवशाला द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र, जो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है उसको निरूपित किया जाता है। दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र 2 टाइप का होता है, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, दूसरा होता है प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जो हमारी भौगोलिक संरचना है उसमें ऑटोमेटिक चीज़ें पहले से ही पाई जाती हैं, जबकि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण मानव द्वारा ये वैज्ञानिक विधियों से किया जाता है। 15वां और अंतिम सवाल है, मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों विकल्प ए है DDT, विकल्प बी है गम्बुसिया, विकल्प सी है तेल और विकल्प डी है विलेप। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा दोस्तों, विकल्प बी, यानी गम्बुसिया का प्रयोग मच्छरों के जैविक नियंत्रण के लिए किया जाता है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है हमारी वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम GS के प्रैक्टिस सेट के अलावा डेली बेस पे जो 10 टॉप करंट अफेयर्स होते हैं उनको ध्यान में रखते हुए भी वीडियो अपलोड करते हैं। इसके साथ ही अगर कोई नया नोटिफिकेशन आता है किसी एग्ज़ाम का, उसमें कोई नए परिवर्तन किए जाते हैं तो उससे संबंधित जानकारियाँ भी हम तुरंत आपको सटीक तरीके से प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर आपके कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखा करें। आपके सफल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।